हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंजुम फ्रॉम सिविल डेली। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सप्लेनर में कि इंडिया की जो रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आई थी 142, सरकार उसे मान क्यों नहीं रही। कह रही है कि वो इंडेक्स सही नहीं है, हम उसको नहीं मानेंगे एंड वी डजंट एग्री विद द इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। 142 रैंक थी। प्रेस की फ्रीडम है या नहीं है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स क्या है, ये तमाम चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि लोकसभा में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने बयान दिया, स्टेटमेंट दिया और बताया इस सब के बारे में। तो हमारे लिए प्रीलिम्स के लिहाज से तो इंपॉर्टेंट है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है, कौन निकालता है रैंकिंग, इत्यादि इत्यादि। और मेंस के लेवल पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स और फ्रीडम ऑफ प्रेस में क्या तालमेल है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सरकार के जो बयान है, सरकार के जो स्टेटमेंट्स हैं, वो हम लोग आज देख लेंगे। सीडी रिचुअल्स हैं, जानते हैं, बर्निंग इशू, एडिटोरियल, करंट अफेयर्स, एक्सप्लेनर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा जाता रहता है यूट्यूब चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज सुबह का एक्सप्लेनर किया है गुड गवर्नेंस पर, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए, 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि 8 कैरेक्टरिस्टिक्स गुड गवर्नेंस के क्या क्या होते हैं। गुड गवर्नेंस वीक चल रहा है इंडिया में, और 25 को गुड गवर्नेंस वीक खत्म होगा। 25 तारीख को है अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे, जयंती, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। तो उस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा सरकार ने की थी, तो उसी वीक को हम लोग गुड गवर्नेंस वीक के तौर पर मनाते हैं। खैर, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देख लेते हैं फटाफट से। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स निकालता है, डिसएग्रीमेंट हुआ है सेंटर का। ये आप अगर ग्राफिक देख पा रहे हो, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स से सोर्सेज हैं, स्टेटिस्टा से ये ग्राफिक लिया गया है। स्टेटिस्टा एक वेबसाइट है जहाँ स्टेटिस्टिक्स आपको मिल जाते हैं, आंकड़े वगैरह, डेटा वगैरह वहां मिलता है। तो देखिए, ये जो लाल आप निशान देख रहे हैं, ये पूरा डिफिकल्ट सिचुएशन है प्रेस के लिए। और ये अगर आप लाल से भी लाल यानी ब्राउन देख रहे हैं, भूरा रंग, तो ये आपको दिख रहा है कि वेरी सीरियस सिचुएशन है भाई। यहाँ तो प्रेस की फ्रीडम के नाम पर कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये चाइना उस कंट्री में आता है, कुछ मिडिल ईस्ट के देश आते हैं, और ये जो पूरा रेड है जिसमें रशिया से लेकर और तमाम बाकी देश और इंडिया और पाकिस्तान और अपने से जुड़े हुए तमाम देश, ये रेड में आते हैं। और जो येलो निशान दिख रहा है आपको, ये सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन वाले हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, मेक्सिको, कनाडा, ये सब सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन में है कि ठीक ठाक है, मतलब सेटिस्फेक्शन है कि फ्रीडम है। लेकिन गुड सिचुएशन में जब अगर आप देखेंगे कि भाई पूरा का पूरा छूट मिली हुई है, तो वो हमेशा बाल्टिक स्टेट्स के, बाल्टिक कंट्रीज जो हैं, उसके आसपास की जो कंट्रीज हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, वही हमेशा रहती हैं, हर चीज में आगे रहती हैं, और हम हर चीज में रहते हैं कहाँ, आप जानते हैं। ठीक है। तो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग बोल रहे हैं कि लोकसभा में कि हम लोग नहीं मानेंगे क्योंकि लो सैंपल साइज है, और डेमोक्रेसी के जो फंडामेंटल्स हैं वो तो इसमें यूज होते ही नहीं है, है ना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बैड है जर्नलिज्म में हमारा देश और मोस्ट डेंजरस प्लेस है पूरे दुनिया में, जबकि नेपाल को आप हमसे बेहतर, श्रीलंका को हमसे बेहतर, म्यांमार तक को, जहां पर मिलिट्री कूप है ना, वहां तक पे आपने म्यांमार तक को आपने 140 पे रखा है, हम लोगों को 142 पे रखा है। क्या इतने खराब हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश तो 145 और 152 थोड़ा सा ही पीछे है, यानी कि सब एक ही थाली के डैश डैश डैश, है ना। तो यानी सब एक ही थाली के में है, जिसको हिंदी में एक ही थाली के चट्टे बट्टे एक कहावत है वो बोलते हैं, यानी कि हम लोग एक ही नाव में सब लोग तैर रहे हैं। तो ऐसा है नहीं, भारत सरकार बोल रही है कि एक नाव में नहीं है, हम उनसे ज्यादा बेहतर सिचुएशन में हैं। तो पहले देख लेते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है क्या। तो पब्लिश करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जिसको रिपोर्टर्स सांस फ्रंटियर्स यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, आरएसएफ बोलते हैं। चूंकि पेरिस में है तो फ्रेंच, फ्रांस में है तो फ्रेंच चलती है, तो इसको रिपोर्टर्स सान फ्रंटियर बोला जाता है वहां पर। तो 2002 से एवरी ईयर इट हैज बीन पब्लिश्ड, एंड पेरिस में एक इंडिपेंडेंट एनजीओ है जो इसके लिए काम करता है। अपने असेसमेंट खुद ही करता है कंट्रीज का, कुछ लोगों के साथ मिलकर, पैरामीटर्स में मीडिया की इंडिपेंडेंस, एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है, सेंसरशिप सेल्फ है या फिर नहीं है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, ट्रांसपेरेंसी, और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी क्या है, और प्रोडक्शन ऑफ न्यूज जो सपोर्ट करता है वो कैसा है, क्या कैसा नहीं है, इन्फॉर्मेशन वगैरह कैसी मिल रही है, कैसी नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं, ये पैरामीटर्स हैं। अगर आप देखें तो ये फ्रीडम ऑफ जर्नलिस्ट, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, नेटिजन्स वगैरह वगैरह को, ये उनकी उनकी फ्रीडम की डिग्री को रिफ्लेक्ट करता है। और न केवल ये कहता है कि ये प्रेस की फ्रीडम के लिए से हम डील करते हैं और दिखाते हैं कि पूरी दुनिया में कितना ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि केवल ये इंडेक्स केवल प्रेस की फ्रीडम दिखाता है, ये
क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म नहीं दिखाता है कि किस तरह की न्यूज़ दिखाई जा रही है, उसकी क्वालिटी क्या-क्या है और है तो नहीं है, या फिर ह्यूमन राइट वायलेशंस जनरली कितने हो रहे हैं, ये चीज़ नहीं देखता है। ये प्रेस की केवल स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मसला है, गुणवत्ता से नहीं। चलिए, देख लेते हैं 2021 की एक बार कंट्रीज़ की रैंकिंग। तो मैंने आपको बताई थी, देखिए इंडिया 2020 में जितना था, 2021 में भी जस का तस है। नॉर्वे, फिनलैंड जस के तस हैं, यानी पहली और दूसरी रैंकिंग पे। स्वीडन 4 से 3 पे आया, ये 9 से 8 पे आया। 26 से 25 पे ऑस्ट्रेलिया आया, यानी एक-एक रैंक का सुधार हुआ। साउथ कोरिया वहीं, ताइवान वहीं, यूएस बेहतर हुआ, जापान 1 पॉइंट 1 रैंक डाउन हुआ, 119 से 113। इंडोनेशिया बहुत डाउन हुआ, 101 से बेहतर हुआ इंडोनेशिया। मलेशिया डाउन हुआ, मगर वगैरह-वगैरह। ये सब हमारे लिए काम की चीज़ नहीं है। काम की चीज़ ये है कि भई इंडिया 2020 में जहाँ था, वहीं का वहीं खड़ा है। हाँ, 1 स्थान का फ़ायदा हुआ नॉर्थ कोरिया को। क्या बात है! तो इंडिया इज़ रैंक्ड 142, है ना? साउथ एशियन नेबरहुड आप देख लीजिएगा, जिसमें नेपाल, श्रीलंका आ गए हैं, याद रखिएगा, है ना? एनएस या एसएन जो भी आप देखें, तो नेपाल और श्रीलंका हमसे बेहतर स्थिति में है, बाकी नहीं। ना, ये रिपोर्ट अब क्या कहती है, व्हाट द रिपोर्ट सेड अबाउट इंडिया। देखिए, वो कहता है कि ये विमेन को टारगेट कर रहे हैं। कैंपेन आर पर्टिकुलरली वायलेंट व्हेन द टारगेट्स आर विमेन। ठीक है? ये बोलता है कि स्त्रियां ज्यादा सुभेद्य हैं भारत में। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस ऑफन यूज्ड टू गैग जर्नलिस्ट क्रिटिकल ऑफ द अथॉरिटीज, है ना? तो उनको मतलब कुछ भी होता है तो जर्नलिस्ट सबसे पहले उनको माना जाता है कि भाई ये सरकार का साथ दे रहे हैं, या फिर उनकी ही ज़्यादा मौकरी होती है, या फिर उन्हीं को ज़्यादा कटघरे में खड़ा किया जाता है, जो कि सही नहीं है एज़ पर दिस रिपोर्ट। कहते हैं कि आप उनको क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं जर्नलिस्ट को, है ना? क्यों उनको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के तौर पर आप देखते हैं? ड्रैकोनियन लॉ, कि इंडिया में जो लॉ है सेडिशन के, स्टेट सीक्रेट्स एक्ट वगैरह और नेशनल सिक्योरिटी के, ये बहुत ड्रैकोनियन है और ये प्रेस को खुलकर काम नहीं करने देते हैं। अगर देश विरोधी आवाज़ें उठ रही हैं, या तो अगर कुछ ऐसा दिखाना भी चाहते हैं जिसमें कि क्रिटिसाइज़ करना है देश के बारे में, तो जान के नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे यहाँ सेडिशन एक्ट है, लॉ है और स्टेट सीक्रेट्स एक्ट वगैरह-वगैरह है। तो ये ड्रैकोनियन है, ये बेहद खराब है और अ, आर्बिट्ररी तरीके से ये लॉज़ लागू किए जाते हैं। कर्ब ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ है नहीं। आप खुलकर कोई बात नहीं बोल सकते हैं, बोलते हैं तो आप रख लिए जाते हैं। मतलब होता है बीच-बीच में काफ़ी आपने देखा होगा, जिसमें गिरफ्तारियाँ हुई थी और कुछ इस तरह का हुआ था और बाद में सेडिशन के नाम पर उनको अंदर डाला गया था, लेकिन बाद में वो चीज़ें छूट गई और आप सुरक्षित बाहर आ गए, यानी आपके ऊपर वो चार्जेस हटा लिए गए, या फिर चार्जेस लगाए ही नहीं गए। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें पिछले दिनों जब देखने में आई थी, तो उसको कहा गया कि कर्ब ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कि आप खुलकर अपनी बात नहीं कह सकते हैं। और सेंसरशिप है सोशल मीडिया पर, जैसे कि इट स्पेसिफिकली मेंशन दैट आर्बिट्ररी नेचर ऑफ ट्विटर्स एल्गोरिदम। जो ट्विटर का एल्गोरिदम है वो एक तरीके से सोशल मीडिया सेंसरशिप के लिए काम करता है, कि भई आप यही दिखाएँ, वो ना दिखाएँ जो सरकार नहीं चाहती, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें इंडिया का व्यू क्या है? इंडिया का व्यू कहने का मतलब है कि हमसे भी खराब देशों को आपने अच्छी स्थिति में बता दिया। ये पॉसिबल कैसे है? मीडिया एक ऐसी जगह पे एक ऐसी इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर मीडिया एक एब्सोल्यूट फ्रीडम के तहत काम कर रही है, उसको पूरी की पूरी स्वतंत्रता है। ऐसा भारत सरकार की ओर से कहा गया। गवर्नमेंट ना तो सब्सक्राइब करती है किसी भी तरह के व्यूज़ को, यानी कि खरीदे हुए न्यूज़ नहीं है, खरीदी हुई मीडिया नहीं है। ना ही सब्सक्राइबर्स सोशल मीडिया पर या बाकी जगह पर हम लोगों ने खरीदे हैं। यानी कि हमारी खबरें जो चलती हैं वो खुद मीडिया हाउसेस चलाते हैं, हम नहीं कहते उनको, और ये कोई खरीदा हुआ व्यवहार नहीं है। इसलिए कंट्री की जो रैंकिंग है हम इससे एग्री नहीं करते हैं, बिकॉज़ एक तो ये नॉन ट्रांसपेरेंट मेथोडोलॉजी है। पत समझ में नहीं आ रहा है किस तरह की मेथोडोलॉजी है, आप क्या-क्या उसमें शामिल करते हैं, क्योंकि क्वालिटी तो आप शामिल कर नहीं रहे हैं। सैंपल साइज़ बहुत लो है, आपने मान लीजिए एक जगह का सैंपल साइज़ ले लिया। इसको इस तरीके से समझिए कि आपने दिल्ली, मुंबई के आधार पर पूरे देश के ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की रैंकिंग निकाल ली, है ना? बीच में ऐसा हुआ था। तो उसी तरीके से आपने 1 या 2 चैनल्स के आधार पर ये तय कर लिया कि इंडिया में प्रेस फ्रीडम इतना खराब है ना? तो इसलिए सैंपल साइज़ आपका बेहद लो था।
फंडामेंटल्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है या नहीं, आपने उसके फंडामेंटल्स को वेटेज ही नहीं दिया। एडॉप्शन ऑफ मेथोडोलॉजी दैट इज क्वेश्चनेबल, वो तो बात पहले हो ही गई। लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशन ऑफ प्रेस फ्रीडम एमंग अदर्स, प्रेस फ्रीडम की आप डेफिनेशन बहुत ज्यादा क्लियरिटी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दी नहीं गई है, इस वजह से हम इसको नहीं मानते हैं। नाउ व्हाई द रिपोर्ट इज बायस्ड, रिपोर्ट इज बायस्ड बिकॉज ऑफ सब्जेक्टिव मेजर्स कंप्यूटेड थ्रू द वेस्टर्न लिबरल्स, यानी विदेशी पश्चिमी उदारवादी लोगों ने कुछ सब्जेक्टिविटी के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार कर ली और ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं देखा इसको। तो मास मीडिया के जो होमोजीनियस व्यू है, इट टेंड्स टू डिफॉल्ट टू दैट। एंड जब कंपैरिजन करते हैं आप कंट्रीज के बीच में तो ठीक से करिए, है ना। देयर आर नो क्वेश्चंस अबाउट मीडिया ओनरशिप्स और अबाउट देयर इकोनॉमिक कंसंट्रेशन इन प्राइवेट हैंड्स। अब बात कर लेते हैं कि प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या है भारत में। अभी तक तो हम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और भारत की ही बात कर रहे थे, भारत सरकार के व्यू की बात कर रहे थे। अब जरा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देख लेते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, जो गारंटी देता है इस चीज की, है ना। और उसी के तहत, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत ही फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आता है, क्योंकि वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। एक्सप्रेसली कहीं मेंशन नहीं है, एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन नहीं है आर्टिकल, किसी आर्टिकल में, लेकिन आर्टिकल 19 के तहत ही उसको माना जाता है कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच का हिस्सा है। याद रखिएगा 1950 में सुप्रीम कोर्ट का एक केस था, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जहां पर कहा गया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस ले एट द फाउंडेशन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि एब्सोल्यूट फ्रीडम आपको दी गई है, यानी कि आपको पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी गई है, नहीं। आर्टिकल 19(2) जो कि रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, तो वहां पर उसके ऊपर भी लागू होती है, क्योंकि अगर वो लगी हुई है और आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ प्रेस आता है तो आर्टिकल 19(2) भी उस पर लागू होगा, इंप्लीमेंट होगा, जो कहता है कि जब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात होगी, सॉवरेनिटी की बात होगी, इंटीग्रिटी की बात होगी, फ्रेंड रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स की बात होगी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी एटसेट्रा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन की बात होगी, वहां पर आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर हैं। इन चीजों पे आप कुठाराघात या आप हमला नहीं कर सकते इन तमाम चीजों पर, है ना। तो ये एक फ्रीडम ऑफ प्रेस को आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये थी पूरी की पूरी जानकारी फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में। आप मुझे बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, और अगर आप कुछ और फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में जानते हैं तो वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं यहाँ पर हम लोगों को। वैसे आपको एक बात बताता हूँ, एक बेहद एक मशहूर विद्वान है ना, थिंकर हैं, और मीडिया पर काफ़ी वो लिखा है उन्होंने, और उनका नाम भी अगर आप पढ़ेंगे तो लिंग्विस्ट हैं, है ना। उनका नाम है नोम चोम्स्की। तो उन्होंने ना एक बार एक एक बुक में बताया था कि मीडिया 5 फिल्टर्स में काम करता है, 5 फिल्टर्स में काम करता है। 5 फिल्टर्स कौन कौन से हैं ये आपको लिखने में काम आएगा, ध्यान रखिएगा। ये मुझे एकदम से याद आ गया इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा मतलब मेरा काम थोड़ा सा इसी पर है। तो पहला फिल्टर बोलते हैं कि ओनरशिप का है, यानी स्वामित्व का। ओनरशिप मतलब वो केवल अपने मुनाफे के बारे में सोचती है, प्रॉफिट के बारे में सोचती है। दूसरा उन्होंने कहा कि एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन जो है, वो एडवर्टाइजमेंट के जो मूल में है, वो प्रोडक्ट और दर्शक होता है, व्यूअर होता है। तीसरा उन्होंने बोला कि मीडिया का जो तीसरा फिल्टर है वो मीडिया एलीट है, यानी मीडिया जो है एक ऊपर के लोगों की, यानी गवर्नमेंट के, कॉरपोरेट की और संस्थाओं के हाथ में मीडिया रहती है हमेशा, है ना, किसी और आम आदमी के हाथ में नहीं रहती है। चौथा उन्होंने बोला फ्लैग, यानी ऐसी खबर जो एजेंडा पर आधारित ना हो उन्हें हटा दो आप, उसको बोलते हैं फ्लैग। यानी आपके एजेंडा में है ही नहीं, इसलिए आपने वो खबर हटा दी। आपको मतलब ही नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपके एजेंडा में नहीं है, तो आपने वो खबर हटा दी। तो इसलिए ये फ्लैग फिल्टर होता है कि ये भी छन के खबर आती है आपके पास, फ्लैग उसमें एक होता है। और लास्ट होता है कॉमन एनिमी, यानी एक ऐसा साझा शत्रु, यानी कि एक ऐसा कॉमन एनिमी खड़ा कर दें ताकि पूरी की पूरी खबर उसके आधार पर बनाई जाए और आपको मजा आने लगे उसमें, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि फलां देश ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, बॉर्डर पे ये, या फिर और भी इस तरीके की न्यूज़ हो जो होती हैं, आपको लगता है कि ये तो न्यूज़ क्यों चल रही है, ये तो हमारा काम ही नहीं है। लेकिन चुनाव आने वाले होते हैं, इलेक्शन आने वाले होते हैं,
तो ऐसा एक कॉमन एनिमी खड़ा कर दिया जाता है, जिस पे आपका और सरकार का और बाकी लोगों का हित जुड़ा होता है और हम उसमें बह जाते हैं और तमाम काम के जो मुद्दे हैं, वो साइड में हो जाते हैं। तो ये 5 फ़िल्टर नोम चॉम्स्की ने सुझाए थे, बताए थे और ये काफ़ी हद तक सच भी हैं। तो ऐसे में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ये देखना कि मीडिया वाक़ई में फ्री है या नहीं है, फ्रीडम के तहत काम कर रहा है या फिर सामने से तो फ्रीडम है, लेकिन पीछे से लगाम किसी और के हाथ में है। तो ये थी पूरी की पूरी जानकारी। तो एकदम मुझे ये याद आ गया इसलिए मैंने आपको एंड में बता दिया। आप अपना कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको कैसा लग रहा है प्रोग्राम और बाकी सब चीज़ें। कल फिर हाज़िर होंगे एक और एक्सप्लेनर के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए और बहुत ख़्याल रखिए, अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर लगाइए और हाथों को धोते रहिए। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए बहुत-बहुत ध्यान रखिए। बहुत शुक्रिया।